बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत केस की समाअत से 2 रोज़ कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील को दिन में तारे दिखाए हैं। थोड़ी सी तवील लेकिन इंतहाई दिलचस्प और हंगामा खेज समाअत का अहवाल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और दूसरा आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को अब किस केस में एक मरतबा फिर आइन शिकन करार दिया गया है। ये क्या मामला है, ये सारी तफसीलात कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे आज के प्रोग्राम की बाकी के जो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक नाज़रीन डेवलपमेंट तो ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, इस दरख्वास्त को हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। अब ये फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को क्यों नाकाबिल समाअत करार दिया गया, अदालती कार्रवाई क्या रही। आज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार थे सलीमुल्लाह एडवोकेट, उनकी दरख्वास्त पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी जज के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि फवाद चौधरी का जो बयान है उस बयान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की तज़लील की गई है, कंटेम्प्ट की गई है, और इस्तदा अदालत से ये की गई कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। इन दलाइल पर नाज़रीन जो बाबर सत्तार साहब थे उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील से ये पूछा कि 2 तरह की कंटेम्प्ट होती हैं, आप ये बताएं कि किस किस्म की कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है वो तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो आप इनिशिएट कराना चाहते हैं। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी ने क्रिमिनल जो है वो कंटेम्प्ट की है, तो उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर नाज़रीन बाबर सत्तार साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उसके बाद जो दरख्वास्त थी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, उसे नाकाबिल समाअत करार दिया और फिर उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। बाबर सत्तार साहब ने क्या दलाइल दिए वो आपके साथ हम शेयर कर लें। अजी जज साहब ने कहा कि सियासी बयानात से फ़ैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस किस्म के सियासी बयानात पर अगर कंटेम्प्ट की अदालत लगा कर बैठ गए तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। सारा दिन इस किस्म के सियासी बयानात पर हम तौहीन अदालत की सिर्फ कार्रवाइयाँ ही करते रहेंगे। अब आ जाते हैं कि दूसरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी कि नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजल रहमान के जमातों के जो माली मामलात हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाए, उस दरख्वास्त पर भी आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की है। इस केस में नाज़रीन अनवर मंसूर खान जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सीनियर रहनुमा हैं, वो पेश हुए और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों को एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी जमात की तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी तो की, उस पर फैसला भी दिया, ममनुआ फंडिंग पर शोकास नोटिस भी कर दिया, लेकिन दीगर सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन यकसा सलूक नहीं कर रहा, वो सलूक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। इस पर नाज़रीन चीफ जस्टिस ने कहा अनवर मंसूर खान से कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, कैसे फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। चीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चूँकि आइनी इदारा है उससे हाई कोर्ट जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन को तमाम केसेस बराबरी की सतह पर उसका जायज़ा लेना चाहिए। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से रजू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप हाई कोर्ट में आ सकते थे। जब ये रिमार्क्स दिए, इससे ये लगा कि ग़ालिबन ये जो दरख्वास्त है इसे अदालत मुस्तरद करने जा रही है, तो अनवर मंसूर खान ने कहा कि हम इस केस में मज़ीद दस्तावेज़ात जो है वो जमा कराना चाहते हैं, हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है इस केस में जमा कराने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। अब ये जो नाज़रीन नए एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराने की इस्तदा की गई, इसका क्या मतलब है कि यानी आप दरख्वास्त दायर कर रहे हैं नून लीग के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उनकी जमात के माली अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए, लेकिन आप अपने जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दरख्वास्त के साथ नहीं लगा रहे। लेकिन बहरहाल तीसरी जो ख़बर है वो भी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन जो 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक़ तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाया और फिर इमरान खान को तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस जारी किया गया। आज उस ममनुआ फंडिंग के मामले पे जो शोकास नोटिस जारी किया गया था उसके इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज की समाअत में एक मरतबा फिर
पी टी आई के वकील शाह खावर ने 4 हफ्तों की इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी और कहा उनकी जानिब से ये गया कि इस केस में भी उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि बैरून मुल्क से आने हैं वो हमें जमा करवाने हैं, लेकिन ताहाल बैरून मुल्क से वो दस्तावेज़ात, वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें मौसूल नहीं हो सके, तो लिहाजा हमें 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि हमारी जमात ने किसी किस्म की ममनुआ फंडिंग नहीं ली। इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने उनसे ये पूछा, शाह खावर साहब से, पी टी आई के वकील से, कि आपने कितना अरसा ये मुकदमा चलाना है? 8 साल तो पी टी आई का दूसरा केस चलता रहा। तो शाह खावर साहब ने जवाब दिया कि 8 साल वो चलता रहा, इस केस को भी हम चलाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट तो हमने मंगवाने हैं, हमने प्रूव करना है अदालत के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, कि किसी किस्म की ममनुआ फंडिंग नहीं ली गई। जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 साल वो केस चला था, तो क्या आप इस केस को भी 8 साल चलाना चाहते हैं? इसके बाद नाज़रीन पी टी आई की जो इस्तदा थी 4 हफ्तों की, उससे मुसरत कर दिया गया। 2 हफ्तों का तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया कि 2 हफ्तों के अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बाहर से मंगवाने हैं वो मंगवाएं, और 19 सितंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब आ जाते हैं कि तौहीन अदालत केस की समाअत से 2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने पी टी आई के वकील को दिन में तारे कैसे दिखाए हैं। आज नाज़रीन जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पी टी आई के मरला बार इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने का जो सिलसिला शुरू किया था, उस पर जो चेयरमैन पी टी आई तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, इस केस में नाज़रीन एक फैसल चौधरी साहब पेश हुए, फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई, और दूसरी तरफ से नाज़रीन जो स्पीकर की नुमाइंदगी थे वो इरफान कादिर साहब कर रहे थे, और ये भी साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी तवील है लेकिन इंतहाई दिलचस्प और हंगामा खेज समाअत है। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ साहब ने कहा कि हमारा 2015 का फ़ैसला मौजूद है, उसे आप पढ़ लें, उसके बाद आप ये बताएं कि क्या आपकी ये दरख्वास्त काबिल समाअत बनती है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2015 का फ़ैसला है उससे हम वाकिफ़ हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फ़ैसले की रोशनी में दलाइल दूंगा। तो फिर चीफ जस्टिस ने आगाज़ में उनसे कह दिया कि हमारी राय ये है कि 2015 का जो फ़ैसला है उसे किसी अदालत ने सेटिस्फाइड नहीं किया, वो फ़ैसला जो है वो हतमी हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो हमारी राय ये है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। अब चीफ साहब के इन रिमार्क्स का मतलब ये था कि आपकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, इसे मुस्तरद कर देते हैं। अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए, आप समझते हैं कि रिलीफ बनता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना मामला एजिटेट कर सकते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा कि 130 पी टी आई के अरकान ने इस्तीफ़े दिए, उनमें से सिर्फ 11 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया गया, और मंजूर अगर इस्तीफ़े करने थे तो सारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाते, लेकिन ये पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार पहले भी पी टी आई के अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे, और फिर ज़फ़र अली शाह केस में अदालत ने उसमें कुछ पैरामीटर सेट कर दिए थे कि अगर कोई रुकन इस्तीफ़ा देता है तो उसको एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा। फैसल चौधरी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर किए थे, प्रोसेस को मुकम्मल किया था। डिप्टी स्पीकर का जो ऑर्डर है 123 इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का, वो भी हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। फैसल चौधरी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जो फैसला था जिसमें पी टी आई के अरकान के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए थे, उस ऑर्डर को माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अरकान की जानिब से उस ऑर्डर को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। 2015 वाली सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है, अब 2022 है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के मामलात में हम मदाखलत नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर ने जो अख्तियार इस्तेमाल किया उसमें सुकम है, हर रुकन को इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए पेश होना पड़ता है, हर रुकन को अपने इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होना होगा, स्पीकर को अपनी तसल्ली करनी होगी। इसके बाद फैसल चौधरी साहब जो है वो थोड़े से और मतलब मुतहरिक हो गए, एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्हें लग गया कि उनकी दाल जो है वो अदालत में नहीं गल रही। फिर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि मुझे कुछ फैक्ट्स हैं वो अदालत के सामने पेश करने दें, क्योंकि मैंने बाहर जाकर भी कई जगहों पर जवाब देना है कि अदालत से रिलीफ क्यों नहीं मिल सका। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उनसे मुतल्लिक स्पीकर ने तसल्ली की होगी। अब स्पीकर की तसल्ली का क्या मेयार है इसका तो हम जायज़ा नहीं ले सकते, हमें पार्लियामेंट का एहतराम है। जब तक अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते, अरकान को चाहिए था कि वो अपने हल्के की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी जो है उसको जारी रखते। जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो कानून और फैसलों के, अदालती फैसलों के बरखिलाफ़ था। यानी जो 123 इस्तीफ़े एक साथ एक्सेप्ट किए गए, उससे अदालत ये कह रही है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो एक साथ 123 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया, जो पैरामीटर्स थे, जो कानून थे, उनको फॉलो नहीं किया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की। ये चीफ जस्टिस का जो रिमार्क्स थे उनका खुलासा है।
اس پر ناظرین فیصل چودھری نے کہا کہ یہ جو پک اینڈ چوز کر کے 11 استعفے ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، دراصل یہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ آئین اور قانون کے سب تابع ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن 123 استعفوں کی ایکسیپٹنس سے متعلق قاسم سوری صاحب نے جاری کیا تھا وہ غیر آئینی ہے، اس میں سکم ہے، وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یعنی ایک وہ فیصلہ جس میں 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی، جسے 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا، آئین شکنی قرار دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے 123 استعفے ایکسیپٹ کیے، جو پیرامیٹرز تھے، جو قانون تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن استعفوں کی ایکسیپٹنس کا غیر آئینی ہے۔ پھر چیف صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، ایک ساتھ اتنے سارے استعفے منظور کر لیے گئے، اور یہ استعفے جو پیرامیٹرز اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2015 کے فیصلے میں طے کیے تھے، ان پیرامیٹر کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے بعد ناظرین عرفان قادر صاحب بھی آئے، لیکن ان کے دلائل دینے سے پہلے چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر کا نوٹس آیا ہے، آپ تصدیق کے لیے چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کہہ دیں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ ہمیشہ جو ہے پھر فیصل چودھری نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے مختلف معاملات پہ نوٹس لیتی ہے، لیکن آپ ہمارے اس معاملے کو نوٹ نہیں کر رہے، آپ ہمارے معاملے پہ نوٹس نہیں لے رہے۔ تو عرفان قادر صاحب جو کہ آج اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد روکنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ انتہائی اقدام جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھا، انلیگل تھا، یہ اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے سامنے ایک پیج پر ایک جیسے استعفے پیش کیے گئے، کسی پر تنقید نہیں کرتا، اب ایک شخص جو ہے وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ یعنی عرفان قادر صاحب یہ کہہ رہے تھے عدالت سے کہ ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، دوسری طرف ان کی اپنی سیاسی جماعت کے انہوں نے نام نہیں لیا کہ جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے ایک ساتھ ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اس پر ناظرین فیصل چودھری نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک شخص کا خوف جس کا یہاں پہ نام لیے بغیر جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کیس میں چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوائنٹ ہے، تو آپ اس پہ لارجر بینچ بنا دیں، تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکیل کی فیصل چودھری کی اس استدعا کو کہ لارجر بینچ بنایا جائے، اس کو مسترد کر دیا گیا، اور جو درخواست تھی استعفوں کی ایکسیپٹ منظوری سے متعلق پی ٹی آئی کی، اس سے بھی عدالت کی جانب سے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب کیس رہ جاتا ہے جو عمران خان نے دہشت گردی کے مقدمے کے ایف آئی آر کو کواشمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔